हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ISR एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक का वन शॉट वीडियो। इसके पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ख़त्म कर लिए हुए हैं। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वन शॉट में ये वीडियो कंप्लीट करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या हमारे सॉल्यूशंस, हर एक चीज़ों को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं एग्जाम्स में पढ़ने के लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं बोर्ड्स वगैरह में जो जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताते चलूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, तो काइनेटिक्स क्या चीज़ होती है, ये चीज़ थोड़ी सी मैंने डिस्कस की है थर्मोडाइनमिक में भी, राइट। कि केमिकल थर्मोडाइनमिक हमको सिर्फ केमिकल के रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जीज हो रही हैं उनका इंफॉर्मेशन देता है, बट केमिकल काइनेटिक मुझे रेट बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब तक चलेगी। जैसे एक बेसिक एग्जांपल हम लोग लें कि मेरा कोई ए से बी रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, वेदर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो उससे अपना लेना देना नहीं है, बट अगर हम लोग बोले कि कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है तो ये इंफॉर्मेशन मुझे थर्मोडायनेमिक्स देता है, ठीक है। बट यही जगह पे अगर मैं बोलूँ कि इस रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम लगेगा या कितने टाइम में ये रिएक्शन हो जाएगी, दिस इज काइनेटिक्स, राइट। काइनेटिक्स मतलब क्या हो गया कि मोशन ऑफ द रिएक्शन। इस चैप्टर में हम डील करेंगे कब तक रिएक्शन होगी, कितने टाइम में होगी, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको केमिकल काइनेटिक देता है। कौन सी स्टेप में रिएक्शन स्लो चल रही है, किस में फास्ट चल रही है, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल काइनेटिक देखता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, फिजिएबिलिटी और रेट ऑफ रिएक्शन। किस रेट के साथ रिएक्शन चल रही है, फिजिएबिलिटी मतलब कब तक रिएक्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कहाँ तक वो रिएक्शन जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको केमिकल काइनेटिक में देखने को मिलती है, ठीक है। देखो केमिकल काइनेटिक का डेफिनेशन हमारे पास क्या है। Chemical kinetic is a branch of chemistry which deals with the rate of reaction and the factor those affect them, right? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, उसके मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं या उनके टाइम मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें एवरेज रेट, राइट। अब एवरेज रेट क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका एवरेज रेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे सपोज करो 2a + 3b है हमारे पास, वो चेंज हो रहा है 4c + 5d में, ठीक। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मुझे कोई एवरेज रेट पूछता है कि इसका एवरेज रेट क्या होगा, तो एवरेज रेट मैं सबके रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ, ठीक है। रिएक्टेंट हैं तो जो रिएक्टेंट होते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एक चीज़ तो फिक्स है कि रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो एवरेज रेट है मैं रिएक्टेंट के भी रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ और प्रोडक्ट के भी रिस्पेक्ट में। डिफरेंस क्या आएगा देखो, ठीक है। हम लोग कभी भी एक मोल को रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं, तो जैसे उसने क्या बोला हुआ है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, ये रेट हो गया। बट यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि इस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम हो रहा है, ठीक है। अब हमको एक मोल के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है, बट ये रिएक्शन मुझे 2 मोल 3 मोल ऐसे करके दिया हुआ है, तो जब मैं एक मोल को रिस्पेक्ट में लूँगा तो ये जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो ऐसे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट में ऐसे लिखूंगा। अब अगर मुझे बी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा 1/3,
ठीक है। अब अगर मुझे सी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्या होगा, ये साइन लगेगा पॉजिटिव और ये जो 4 है ये 1/4 हो जाएगा। फाइनली अगर मुझे डी के रिस्पेक्ट में रेट बतानी है मैं क्या लिखूंगा, +1/5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये रेट लिखने का, एवरेज रेट लिखने का मेथड होता है। कोई भी रिएक्शन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ का जब रेट पूछा जाता है तो रेट का अपना खुद का ही फॉर्मूला है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बराबर अपॉन टाइम। अब इसके साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा कि वेदर वो हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझा एवरेज रेट क्या चीज़ होती है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम कर देंगे वो हमको एवरेज रेट निकाल के देगा। चलो नेक्स्ट एक टाइप का देखो, अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बने। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट। बहुत बार 1 या 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो 1-2 मार्क हमको बिल्कुल फ्री दे के जाते हैं, तो इनको छोड़ के कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट हल्का फुल्का भी पढ़ लेंगे तो उनका ये हो जाता है। अब इंस्टेंटेनियस रेट देखो, एवरेज रेट हमने डिस्कस किया, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवरेज रेट। अब कोई भी रिएक्शन दे दी जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास N2 + 3H2 है जो रिवर्सिबली चेंज हो रहा है 2NH3 में, मैं बोलूँ इसका एवरेज रेट लिखना है मुझे, तो मैं N2 के प्रेजेंस में क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम, बट क्या लगेगा, साइन नेगेटिव। H2 के भी रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं क्या होगा, -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये अगर NH3 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो अब ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट है तो 1/2 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन टाइम, ये हमारा एवरेज रेट हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसी भी, अभी कोई मान लो रिएक्शन चल रही है, 1 घंटे तक वो रिएक्शन चलते जा रही है चलते जा रही है, हमको चाहिए कि वो 20 मिनट पे उस रिएक्शन का रेट क्या होता है। अगर मुझे ये निकालना है उस 20वें मिनट पे उस रिएक्शन का रेट क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। एक बड़ी सी रिएक्शन है मेरे पास, उसका मैं एक स्पेसिफिक रेट जब कैलकुलेट करता हूँ एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो दैट पर्टिकुलर टाइम एंड रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ से ये रिएक्शन इतना टाइम ले रही है, मैं बोलूँ कि इस स्पेसिफिक टाइम पे इसका रेट क्या है मुझे बताओ, तो इसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ओवरऑल जब मैं रेट निकालता हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। ये डिफरेंस है, समझा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस में। तो मैथ्स में जब हम लोग किसी बड़ी वैल्यू का छोटा पार्ट निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स के टर्म में निकालते हैं। क्लियर है, तो जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है, एवरेज रेट जैसा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, खाली इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा हमको। जैसे ये रिएक्शन है, देखो इस रिएक्शन का अगर मुझे कोई बोले कि एवरेज रेट लिख के बताओ, तो इसका एवरेज रेट क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और टाइम। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, +1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और ये टाइम। बट इसी एवरेज रेट का अगर मुझे किसी ने बोला इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, राइट, तो द रेट विच इज स्पेसिफिक इन नेचर, जो खुद में स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस रेट में हमको कोई चेंज नहीं करना है, ये नेगेटिव अपने जगह पे एज इट इज रहेगा, खाली ये जो चेंज का साइन है वो डेरिवेटिव्स के टर्म में आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, dA/dt। सेम यहाँ पे -1/3, ये क्या हो जाएगा, dB/dt।
तो ये सिंबल्स एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं कि हम निकाल क्या रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और ये डी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है, कुछ चेंज नहीं है, जैसे एवरेज रेट लिखते हो वैसे ही उठा के इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, कोई साइन चेंज नहीं करना है। जैसे हम लोग रिएक्टेंट को लिखते हैं वैसे प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है, खाली प्लस माइनस साइन का ध्यान में रखना है कि कब हमको क्या चेंजेस करने हैं, बाकी कोई अलग चीज़ नहीं है। ये सिंबल ही देख के हमको समझ में आता है कि हम लोग एक इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस सिंबल से हमको समझता है कि हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, मीन्स एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन पे हमारे पास कितने क्वेश्चन आए हुए हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द रेट लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक छोटी सी रिएक्शन लेके समझा दूंगा कि कैसे कौन कौन सी चीजों को डिफाइन करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट ईच रिएक्टेंट। ठीक है, देखो एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ का क्या स्टेटमेंट है, रेट लॉ को हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में ऐसे भी पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ एक ही चीज होता है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने 11th में ऑलरेडी उसको कवर किया हुआ है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है ऐसे, तो रेट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है कि रेट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिएक्टेंट। बस इसी को हम रेट लॉ बोलते हैं। समझा, कि कोई भी रिएक्शन हो उसका जो रेट है, राइट, वो उसका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हाँ, अगर कोई कोएफिशिएंट है, मान लो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो ये इनके पावर में चला जाएगा ऐसे, तो ये इनके ऐसे पावर में चला जाएगा। जैसे अगर मान लो कि कोई रिएक्शन दी हुई है मेरे पास, 3a + 2b + 2c चेंजेस टू d, राइट। रेट लॉ, इसका अगर हम रेट लिखें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर। ये हमारा रेट लॉ है। समझा, राइट, समझ में आया। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग 3 टाइप के रेट डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले एवरेज रेट, सेकंड हमारे पास आया इंस्टेंटेनियस रेट, और थर्ड आता है हमारे पास रेट लॉ, राइट। हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में, राइट, रिएक्टेंट को भी रिस्पेक्ट में लेके बता सकते हैं और प्रोडक्ट को भी, बट रेट लॉ सिर्फ रिएक्टेंट में डील करता है ऐसे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है, इनको दिमाग में बैठा लो, इजी चीज़ें हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। इनके बेस पे आगे हमको डेरिवेशंस मिलेंगे जिस पे थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। अब इस पे इतना तामझाम लिखा हुआ हमको मिलता है, बट ये बहुत सिंपल चीज़ होती है। अभी रेट लॉ मैंने तुमको लिखना बता दिया, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे रेट लॉ लिखना बता दिया। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई यहाँ से ऑर्डर पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये जो हमने पावर्स लिखी है ना, इन्हीं का एडिशन होता है। 2 + 3 लिख दो, ये क्या हो गई, 5th ऑर्डर रिएक्शन। समझा। तो अगर मेरे को कोई बोले कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ क्या होगा, राइट, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन सबको तुमको ऐड करना पड़ेगा। 3 + 2 + 2 7th ऑर्डर रिएक्शन। समझा। अब देखो डेफिनेशन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो हमने पावर्स लिखी है, उन पावर्स का जो सम होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहीं से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, मॉलिक्यूलैरिटी, राइट। अब ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं, ये बोर्ड में बहुत बार पूछी गई हैं कि ऑर्डर क्या होते हैं और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। ऑर्डर मैंने क्या बताया कि जब हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के जो पावर होते हैं
उन पावर को जब मैं ऐड करता हूँ तो उसी एडिशन को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, राइट। एक रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी होती है। जैसे इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, ठीक। तो मॉलिक्यूलैरिटी जैसे हम लोग ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर ऐसे बताते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलैरिटी का भी अपना वे है बताने का। इनको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ठीक है, ट्राइमॉलिक्यूलर, ऐसे करके बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये फर्स्ट ये सेकंड, 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं ए प्लस बी। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हैं तो क्या लिखेंगे, बायमॉलिक्यूलर। अगर एक ही होता तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो जनरली मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट स्टेप है उसके रिएक्टेंट देख के ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, समझा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, तो मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने, 3 है। अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 3, समझा। इसको अब हम लोग ट्राई मॉलिक्यूलर बोलेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग चीज़ है, मॉलिक्यूलैरिटी अलग चीज़ है, दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा ऑर्डर भी सेम आ जाए, मॉलिक्यूलैरिटी, बट ऐसा हर कंडीशन में नहीं होगा, चीज़ें बदलती रहेंगी, हमको नंबर और उनके पावर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक खासियत है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बराबर, वो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। बट अगर हमको कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है क्वेश्चन में, या सामने वाला हमको कोई चीज नहीं बता रहा है, तो ये एक मेथड होता है कि इसका और इसका पावर मैं ऐड करके निकाल लूँ। बट अगर मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन दी है 2a + 3b चेंजेस टू 3c, ठीक है, और उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है कि इसका जो रेट है वो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस रिएक्शन से जो मैं रेट निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर और b का क्यूब, राइट। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा k, a स्क्वायर और b का क्यूब, ठीक है। इस k को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके फीचर्स बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब मेरा एक्चुअल में ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये 2 और ये 3, 2 + 3 कर दूं तो मेरे हिसाब से ऑर्डर क्या आ रही है, 5th ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर ये एक्सप्रेशन देके उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है कि इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ ये है, ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर क्या निकल के आती है, 1 + 1 दैट इज सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। और अगर उसने मुझे सामने से ये रेट दिया हुआ है तो सीधी सी बात है उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके उसने मुझे ये रेट दिया है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा गलत हो जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है तब तो मैं ऐसे करके निकाल लूंगा, बट अगर वो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये रिएक्शन है और उसका रेट लॉ ये है, तो मुझे यही कंसिडर करके चलना पड़ेगा, समझा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0, माइनस, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, कुछ भी, इफ गिवन है तो। नहीं दिया है तो हम लोग अपने मेथड से कैलकुलेट करते हैं एग्जाम में। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, अगर दिया हुआ है तो ऐसा मत सोचना कि ये गलत दिया हुआ है मैं खुद से निकालता हूँ। अगर मेंशन है तो हम लोग वही वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, इसके लिए रेट क्या दिया हुआ है, के, और ये क्या लिख दिया, 3/2 यहाँ पे, बराबर। तो अब मेरे हिसाब से इसका रेट क्या होना चाहिए था, जब हम लोग निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू के CH3CHO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से देख के क्या लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
बट अब उसने देखो सामने से रेट दिया हुआ है और उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/2। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इस चीज को दिमाग में रखना है हमको। चलो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती हैं, जो एक स्टेप में हो जाती हैं, उनको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप लेती है। मॉलिक्यूलरिटी मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहले तो वो होता है जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन दे आर क्लासिफाइड एज यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर एंड ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का देखो, मैंने पहले भी बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन होती है। तो हम लोग सबसे छोटी स्टेप निकालते हैं उसकी, और उसमें जितने रिएक्टेंट होंगे वही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। अब 50-60 अगर रिएक्टेंट दिए तो मैं वो लेके नहीं चलूंगा, मैं उस रिएक्शन की स्मॉलेस्ट स्टेप को उठाऊंगा और उसमें जितने होंगे 1 2 3 होंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग उनकी मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये रिएक्शन है, अब इसमें 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, तो इस रिएक्शन को देखते ही मैं इसको डायरेक्ट क्या बोल दूंगा कि ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, या हमने एचडीए में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ऐसी रिएक्शन जिसका रेट, ठीक है, अगर 2 लोग डिसाइड कर रहे हैं तो बायमॉलिक्यूलर, अगर एक ही चीज डिसाइड कर रहा है तो उसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे, अगर 3 चीजें डिसाइड कर रही हैं तो वो ट्राइमॉलिक्यूलर होगा। जनरली ऐसा रिएक्शन में होता नहीं है। रिएक्शंस में क्या होता है कि या तो उनका जो रेट है या तो 2 चीजें डिसाइड करेंगी या तो एक चीज, बेस्ड ऑन कि वो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को या तो यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं या तो बायमॉलिक्यूलर मैक्सिमम टाइम। ट्राई मॉलिक्यूलरिटी भी बहुत कम देखने को मिलती है बट हो सकती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन देखो, these reaction are occurs in single step and cannot be broken down further into simplest। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, these reactions are those which constitute series of elements। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन इसमें बार बार एलिमेंट के रिएक्शन होते हैं, मल्टीपल स्टेप के रिएक्शन ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेट क्या होता है, अगर मान लो कोई रिएक्शन है जो 5-6 स्टेप में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, तो उस 5-6 स्टेप में जो उसका स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन होगा, जहां पे वो सबसे स्लो रिएक्ट कर रही है, उसी को हम लोग उसका क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर हुआ, द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग आरडीएस भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, अब भर भर के इस टॉपिक पे तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पे डिराइव इंटीग्रेटेड, मतलब 2 या 3 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, मतलब इसके डेरिवेशन भी आ सकते हैं तुमको 2 मार्क के लिए, और अगर मान लो डेरिवेशन नहीं आता है तो ये फिक्स तुमको हमेशा मिलेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं हमेशा। केमिकल काइनेटिक्स से अगर कोई न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है तो वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे आएगा। तो देखते हैं ये चीज़ है क्या। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लोग देखें, सपोज करो ए कोई चीज़ है जो प्रोडक्ट बना रहा है, राइट। अब इसका अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और इसी का अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, के ए रेज टू 1। तो इस 1 से मुझे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो ये कंपैरिजन से मुझे क्या देखने को मिलता है
कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास के ए। अब इस इक्वेशन को हमको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो इसको ऐसे लिख दें, ये देखो डी ए अपॉन ये ए को नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे इसको माइनस के टी कर देते हैं, टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो जब टाइम हमारा ज़ीरो था तो इसका अगर मान लो कि हम लोग इनिशियल मोल ए ज़ीरो लेते हैं और ये कितना हो जाएगा ज़ीरो, फाइनली ये 80 में कन्वर्ट होगा और इसका मान लेते हैं कि कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, राइट। तो हमारे पास दो लिमिट मिलती है, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था ए ज़ीरो और फाइनली मेरे पास क्या बचा है टी, और टाइम के रिस्पेक्ट में भी टी इज इक्वल टू ज़ीरो और टी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो लॉग ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं इसका, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको एल एन ए, राइट। और यहाँ पे ए ज़ीरो माइनस ए टी इज इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस के टी कर देते हैं इसको। फाइनली ये एल एन ए टी माइनस ए ज़ीरो और ये क्या मिल गया माइनस के टी, ठीक है, ये समझा। तो ये क्या हो गया एल एन ए टी माइनस ए ज़ीरो एल एन और ये माइनस के टी। तो इसका नेगेटिव साइन हटाएंगे तो के टी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा एल एन ए नॉट माइनस ए टी। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल रही है के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। क्लियर। तो अब क्या करें इसका, अगर हम लोग नेचुरल लॉग चेंज करते हैं, इसको लॉग टू द बेस 10 में लेके आओगे, ये बनेगा ए ज़ीरो अपॉन 80, तो यहाँ पे 2.303, ठीक है। फाइनली के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10, ये ए ज़ीरो अपॉन, ये फाइनल इक्वेशन हमको मिलती है। यहाँ पे ए ज़ीरो हमारे पास क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए टी क्या है हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इस चीज़ को दिमाग में रखो, ठीक। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ये 2 मार्क के लिए हमको डेरिवेशन लिखने को आता है। इसके ऊपर इक्वेशन देखो मैंने क्या बनाया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए ज़ीरो अपॉन ए टी, ठीक है। अब ये इक्वेशन का अगर हम लोग हाफ लाइफ निकालें, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा AT है, AT इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा ए नॉट बाई टू, बराबर ना। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ पार्ट ही किस में कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट में। तो अब इसमें रख देना है खाली, देखो अगर हम लोग k इज इक्वल टू 2.303 और t के जगह पे t हाफ निकाल रहे हैं हाफ लाइफ, तो log 10 AT अपॉन ए ज़ीरो बाई टी, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा, ये t हाफ ये कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ए ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये सॉल्व करके 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू कितना होता है हमारे पास ये, राइट। अब k इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 0.693, ये हाफ, टी हाफ को यहाँ पे लो, तो 2 फॉर्मूले मिलते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमको ये ध्यान में रखना है, इसको और इसको रिलेट करके न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए आगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। हमको खाली इनका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ध्यान में रखना है, तो ये एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाता है, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है, जिसका रेट खाली एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहा था कि हमको जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमको ध्यान में रखना है। अगर गिवन है ऑर्डर तो उसी ऑर्डर को लेके चलना है, अपना खुद का ऑर्डर नहीं निकालना है हमको। अब यही रिएक्शन जब गैसियस फेज में होती है, गैसियस फेज मतलब जब हम लोग प्रेशर वगैरह में डील करते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेशर में डील करते हैं तो ये एक्सप्रेशन अब देखो उसके हिसाब से, ये एक्सप्रेशन से हमको k का क्या वैल्यू मिल जाता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी।
ये चीज लास्ट ईयर बोर्ड के मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर हम लोग गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करें तो उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बनती है। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है। बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं कभी भी, बट ये जैसे लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था मल्टीपल चॉइस में, इस साल भी एक्सपेक्टेड होगा। तो जो ऐसे जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ, इसका एक्सप्रेशन तुमको नहीं आएगा, बोर्ड के लिए कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक फाइनल एक्सप्रेशन हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज। देखो, शो व्हाट टाइम रिक्वायर्ड। कुछ भी चीज़ दी जा रही है तो उसका डेटा लिखो। पहले भी मैंने बोला द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, टाइम निकालना है तुमको फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। कितना खत्म कर रहा है ये, 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 3 टाइम्स ऑफ 90% कंप्लीशन। showed that the time required for 99.9% completion of the first order reaction is 3 times of 90% completion, right। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्या करोगे, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, क्या लिखा था हमने अभी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पे क्या आ गया था log a0 अपॉन 80, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमको यहाँ पे, रिक्वायर्ड 99.9, तो a0 हमारा कितना लेके चलेंगे हम लोग 100, और 80 हमारा कितना हो जाएगा 90%, राइट। तो इन वैल्यूज को खाली यहाँ पे फिल करना है और हमको यहाँ से रेट कांस्टेंट और टाइम निकल के आ जाएगा, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% कंप्लीशन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ, ठीक है। देखो, अब सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक चीज़ बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट टू कंप्लीट, 40 मिनट ले रहा है, मतलब टाइम 40 दिया हुआ टू कंप्लीट 30% ऑफ द डीकम्पोजिशन। मतलब इनिशियली हमने कितना लिया होगा, 100 लिया होगा, और 80 में जो कितना मिला, 30% डीकम्पोज हो चुका है, मतलब बचा कितना हमारे पास 70%। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, मतलब उनको निकालने को क्या बोल रहा है, टी हाफ कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे टी हाफ और टी में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पे हमारे पास क्या है a0 अपॉन 80, तो k इज इक्वल टू 2.303, टाइम हमको कितना दिया है 40 मिनट, लॉग यहाँ पे इनिशियल ये हो गया इनिशियली 100, फाइनली 70। तो यहाँ से जब मैं चीज़ों को सॉल्व करूँगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बार k की वैल्यू मिली, बट मुझे टी हाफ निकालना है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के, राइट। तो यहाँ पे रखो 0.693, और k की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखनी है। टी हाफ का हमको, मतलब 2 स्टेप में ये रिएक्शन, ये पूरा जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। पहले इंटीग्रेटेड लॉ से हमको k की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद निकली हुई वैल्यू को हम लोग को वहाँ पे प्लेस करनी है, तो वहाँ से हमको टी हाफ मिल जाएगा जो कि उसने पूछा हुआ है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखो, जैसे ये रिएक्शन है, इसका रेट क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे k0, यहाँ से 2 रेट लॉ निकलते हैं। देखो, एक तो रेट लॉ से अगर मैं निकालूं तो ये क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस रेट, और रेट लॉ के हिसाब से अगर देखें तो a0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि किसके लिए निकालना है हमको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये दिख रहा है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डी ए नॉट इज इक्वल टू के डी टी, क्योंकि इसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है। तो फाइनली क्या मिला, डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको के रिस्पेक्ट में, देखो जैसे मैंने वो डेरिवेशन सॉल्व किया था, उसी मेथड से इसको हमको सॉल्व करते हुए जाना है। और k इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, a0 अपॉन 80 माइनस टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिला। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग हाफ लाइफ निकाल लें,
तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू टी हाफ, और ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A0/2। तो यहाँ पे A0/2 जब करेंगे तो टी हाफ क्या निकल के आएगा, A0/2K। तो जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिस्कशन होगा तो ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है और ये जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ है। जैसे हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकाला था और हाफ लाइफ, वैसे ही जीरो ऑर्डर के लिए ये इसका एक्सप्रेशन है रेट लॉ का, और ये उसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है, जिसपे न्यूमेरिकल्स हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये देखो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई ज़रूरत नहीं है इन टॉपिक्स की पढ़ने की। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको देख के लगेगा कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको लगेगा 3, 4, 5, 6 होगा, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होंगी। जैसे अब ये देखो ये चीज़ है, इसका अगर मैं रेट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, जो रेट है वो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से मुझे देख के क्या लगता है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी, सेकंड, बट यहाँ पे वाटर के अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो जो रेट है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, मतलब ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो हमको देख के मल्टीपल ऑर्डर लगे बट वो सिंगल ऑर्डर हो एक्चुअल में, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखो कोलिजन थ्योरी जो है इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एक दो बार कि एक्सप्लेन करो ये क्या चीज़ें होती हैं। इस पूरी थियरी के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। शॉर्ट में मैं बताऊं तो कोलिजन थियरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब रिएक्शन चालू होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, राइट, और उस कोलिजन से अगर वो प्रॉपर कोलिजन में इन्वॉल्व हुए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, बट अगर वो कोलिजन इम्प्रॉपर हुआ तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, जिस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये एनर्जी नहीं होगी, राइट, तो कोई भी रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो कोलिजन थ्योरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। तो वही इस पूरी चीज़ों का लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। अर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को लेके एक फॉर्मूला दिया है जिसका अगेन कोई डेरिवेशन नहीं आने वाला हमको। अब देखो यहाँ पे क्या है, K इज इक्वल टू ए ई और ये E है अपॉन आर टी, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लॉग वॉग लेके सॉल्व करें तो यहाँ से हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाता है, ये, ठीक है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करें तो उनका फाइनल फॉर्मूला ये मिलता है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं आता है, बट इनको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होती है और इस इक्वेशन पे हमको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अर्हेनियस एक्सप्रेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, जो एक दो क्वेश्चन पहले आए भी हुए हैं, देखो क्या आए हुए हैं, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, एक्सप्लेन द ग्राफिकल मेथड ऑफ ये एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ये मैं आगे बताऊंगा कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन। तो हमको सिर्फ क्या लिखना है, ये अर्हेनियस इक्वेशन लेनी है, उसके बाद हमको दो अलग अलग टेम्परेचर पे इनको ऐड करके फाइनली ये एक्सप्रेशन बनानी है, और ये तीन ही पॉइंट हमको लिखने हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में, राइट। तो अर्हेनियस इक्वेशन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करती है, T1 T2 कहाँ पे आएगा वो ध्यान में रखना है। अब न्यूमेरिकल्स देखो इस पे कैसे आते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, राइट, तो हमको किसकी वैल्यू दे रहा है, के की वैल्यू दे रहा है 500 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज दिस, रेट कांस्टेंट है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहाँ पे हमको ए कैलकुलेट करना है
और दूसरा हमको EA कैलकुलेट करना है, राइट, समझा। तो यहाँ पे चीज़ें देखो कैसे कैलकुलेट करती हैं। आगे वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग और चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे, तो एक खाली गिवन डेटा हमको देखना था कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ें निकालते हैं। आगे मैं न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करता हूँ क्या आएंगे। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो जब भी कोई रिएक्शन चलती होती है, अगर उसको हम लोग टेम्परेचर दे दें, राइट, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर पे करें तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। बट यही रिएक्शन अगर हम लोग हायर टेम्परेचर पे करें तो इसका जो रूट है वो रिएक्शन का रूट बदल जाता है, एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में हमको इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब हमने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बट कैटलिस्ट रिएक्शन के साथ ऐसा क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अभी थोड़ा टाइम पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं इनको कुछ अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी लगती है प्रोसीड करने के लिए। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन है विदाउट यूजिंग अ कैटलिस्ट। बट जैसे ही हम लोग रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी पे काम करता है और इसको मिनिमाइज कर देता है यहाँ से, ठीक है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट ध्यान में रखो, कैटलिस्ट minimizes the activation energy of the reaction which provides an alternate path to the reaction to be occur, राइट। किसी रिएक्शन को जब एक छोटा पाथ मिल जाता है तो उसको ट्रैवल कम करना पड़ता है, जिसके वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कैटलिस्ट सिर्फ इतना ही काम करता है रिएक्शन में आके कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। चलो, न्यूमेरिकल्स देखते हैं लास्ट ईयर कैसे आए हुए हैं। ये इतने ही टॉपिक्स पढ़ने, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए क्या हैं। सबसे पहले एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट लॉ क्या होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। डेरिवेशन में अगर हम लोग जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस आता है हमको एग्जाम में इस चैप्टर से। नेक्स्ट पे आते हैं तो अरहेनियस इक्वेशन पे एंड टेम्परेचर वेरिएशन पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं। और 2 मार्क के लिए बहुत बार नोट आया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है या कैटलिस्ट कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। कंसिडर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है हमको एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसकी वैल्यू दी है हमको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एट सेम टाइम। तो पहले तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख लो। एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 डी माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू -H2O8 -2 डी अपॉन डी टी। और इसके लिए क्या हो जाएगा फिर से, DI3 माइनस अपॉन डी टी। और इसके लिए क्या हो जाएगा, +1/2 SO4 -2 अपॉन डी टी, ठीक है। ये इस रिएक्शन की इंफॉर्मेशन है। अब उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल होती है। अब उसने तुमको SO2 माइनस का ये दिया है, इसकी वैल्यू दे रहा है वो कितनी, 2.2 इंटू 10⁻², ठीक है, ये दिया है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये 1.1 हो गया। अब इन तीनों चीजों की वैल्यू देखो, अगर इसकी पूछ रहा है तो इससे रिलेट कर दो, इसकी पूछ रहा है तो भी इसी से रिलेट होगी, और इसकी पूछेगा तो भी इसी से रिलेट होगी। खाली इसका 3 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बढ़ जाएगी। देखो, रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, रेट लॉ के ऊपर दी हुई है न्यूमेरिकल, और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमको कुछ नहीं करना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है और बाकी सारी चीज़ों को कंपेयर कर देना है उससे। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर एज दिस, एक रिएक्शन दी है, एंड एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, राइट। अमोनिया के डिसअपियर होने का रेट क्या होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा -1/3 डी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-1/5 DO2 अपॉन dt इक्वल टू 1/4 DNO अपॉन dt इक्वल टू 1/6 DH2 अपॉन dt, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये जो NO का फॉर्मेशन है वो कितना दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻³ 4 से इसको कैलकुलेट करेंगे 0.9, ये मिल गया। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन और इसको कंपेयर करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास -1/4 DNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻³। ये 4 यहाँ पे फिर से जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया हो गया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये वाटर है, अब इसको इन दोनों को कंपेयर कर दो, हो गया आंसर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, when A is 0.3 molar, calculate the rate constant of the reaction. The rate of first order reaction, रेट लिखेंगे कैसे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब इसका रेट हमको दिया हुआ है 5.4 इंटू 10⁻⁻6, when the concentration of A3 is 0.3 molar, calculate the rate constant। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, के करके लिखते हैं, के निकालना है। अब के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.3। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करना है, तुमको के की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप कि ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आया होगा रेट कांस्टेंट। तो रेट देखते ही उसका एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। The decomposition of N2O5 is according to the following this, the initial concentration is this and after 60 minutes is this, calculate the rate constant, ठीक है। देखो एक एक्सप्रेशन दी है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका A0 हमको कितना दिया हुआ है 1.24 इंटू 10⁻², आफ्टर 60 मिनट, टाइम कितना दे रहा है 60 मिनट, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाता है 0.20 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब के निकालना है। अब इन चीज़ों को कंबाइन करके हमारे पास एक ही इक्वेशन है, दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन 80। रेट कांस्टेंट निकालना है, के इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे टाइम हमको दिया है 60 सेकेंड में चाहिए तो उसमें कन्वर्ट कर लो। अब लॉग A0 कितना है हमारे पास 1.24 इंटू 10⁻² और 80 हमारे पास कितना है 0.20 इंटू 10⁻²। बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक के न्यूमेरिकल हमको एग्जाम में छोड़ के नहीं आने हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सुक्रोज decomposes in the solution given fructose to first order reaction, the half life of the reaction is 3R, मतलब यहाँ से T half दिया है हमको 3R। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज विच रिमेन्स आफ्टर 8R, ठीक है। अब टाइम दे रहा है हमको 8R, उसका कितना फ्रैक्शन बचा होगा, बचा होगा मतलब क्या पूछ रहा है 80, और A0 इनिशियली इन्होंने कितना लिया होगा 100। सुक्रोज डिकम्पोजेज इन दिस पर्टिकुलर हाफ 3 आवर सैंपल ऑफ रिमूवल, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, राइट। अब देखो क्या करना है हमको, सबसे पहले टी हाफ दिया हुआ है तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन 3R, यहाँ से k निकल गया। अब k निकलते ही फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग
A0/80। तो k कितना निकाला हमने, देखो यहाँ से निकाला है, जो भी वैल्यू आई रहेगी ये 2.303। t कितना दिया हुआ हमको 8r, log A0 कितना लिया हमने 100, 80 तुमको कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को खाली ऐसे दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, इसमें हाफ लाइफ का भी यूज होगा और हमारा रेट कांस्टेंट का भी। तो वहाँ से 80 की वैल्यू निकालनी है तुमको। नेक्स्ट, a first order reaction X remains unreactive, sample of the compound remains unreacted in 45 minutes, calculate the rate constant। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग यहाँ पे A0/80। X remains unreactive, sample of the compound remains unreacted, 45 मिनट दिया हुआ है, k 2.303 यहाँ पे 45 मिनट log x remain unreacted। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है इसमें, ठीक है। एक ही वैल्यू दी है हमको खाली 45 मिनट, ये गलत है क्वेश्चन, कुछ मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा लिक्विड फेस रिएक्शन दिस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, ऐसी जब रिएक्शन दी जाती हैं तो हमको टाइम और ए का कॉन्सेंट्रेशन, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन हमको कितना दिया हुआ है, देखो रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट। यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन 0.624 अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ पे अभी टाइम कुछ नहीं हुआ है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इन तीनों एक्सप्रेशन के लिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 0.446 अपॉन 600, राइट। नेक्स्ट हमारे पास 0.3818 अपॉन 1200। आगे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0226 अपॉन 1800। इनको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये लगभग सिमिलर नंबर निकल के आएगा तुमको। और जब भी नंबर सिमिलर आते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनको कैलकुलेट करोगे तो इक्वल नंबर हमको मिलेंगे हमेशा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। A first order reaction A converted to P, 80% of the given sample of a compound decomposes in 40 minutes, right। तो टाइम दे दिया हमको 40 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। A0 इनिशियली और फाइनली, इनिशियली हमने 100 लिया होगा, 80% डिकम्पोज हो रहा है, मतलब कितना 20% बचा हमारे पास। व्हाट इज द हाफ लाइफ, मतलब टी हाफ निकालने को बोल रहा है, टी हाफ निकालना है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था 2.303 अपॉन टी कितना दिया 40, यहाँ पे लॉग A0 हमारे पास कितना है 100 और 80 कितना है हमारे पास 20। पहले यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे, k निकलते ही टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन k, ये रख दो तुमको आंसर मिल जाएगा टी हाफ। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.5 आवर, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। टी हाफ हमको दिया है 6r, बराबर क्या निकालने को बोला है, k। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है फॉर्मूला टी हाफ का, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और के निकालना है हमको, टी हाफ दिया हुआ है 6r, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना हो गया 6 कर दो इसको, यहाँ से k का आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखो, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.1, हाफ लाइफ मतलब 60 सेम को, अच्छा 6r दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विट विल टेक, तो मतलब हाउ लॉन्ग टी निकालना है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, मतलब उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.8 और फाइनली इतना डिक्रीज हुआ है तो इसको 0.25 में ले लेंगे। टी कैलकुलेट करना है तो टी हाफ से पहले हमको क्या मिल जाएगा 6.0, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के,
तो यहाँ से पहले के की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। और फाइनली के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी कितना दे रहा है, टी हमको निकालना है, तो ये लॉग कितना हो जाएगा 0.8 अपॉन 0.25, ठीक है। तो के की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, यहाँ पे पुट कर दो, टी को यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे हमको आंसर, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत इजी होते हैं, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। खाली डेटा हमको वेरीफाई करना आना चाहिए कि प्रॉपरली क्या डेटा लेना है, क्या फॉर्मूले में फिक्स बैठेगा। थोड़ा सा इसमें टाइम पे ध्यान देना, आवर्स में दिया रहता है तो सेकेंड वगैरह में कन्वर्ट होगा। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ईजीली सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, सारे डेरिवेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने फिजिकल का केमिकल काइनेटिक वन शॉट में ख़त्म किया है। यहाँ पे हमारे फिजिकल के ऑलमोस्ट सारे जो चैप्टर हैं वन शॉट वीडियो में कवर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ से ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक कोई भी डाउट्स आते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तो इसी हिसाब से आपको डेटा वगैरह मिलते रहेंगे।